We have a three type of muscle in our body. One is skeletal muscle, second one is smooth muscle, third one is cardiac muscle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स के ऊपर होती है और बोन्स पर होने वाली जो मसल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो वॉलेंट्री कंट्रोल मूवमेंट होती है. दैट मीन कि वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दैट मसल. विच मसल? ऑफ स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमारी बोन्स पे हैं, हम उसकी सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और जब भी हमें मन करता है हम अपने आर्म्स पे फ्लेक्शन कर सकते हैं. फ्लेक्शन मतलब हाथ को मोड़ना, एक्सटेंशन मतलब खोलना, एबडक्शन मतलब बॉडी के पास लाना, एबडक्शन मतलब बॉडी से दूर और एडक्शन मतलब बॉडी के पास में. ये सारे मूवमेंट्स हम कर सकते हैं. बट सेकेंड वन इज द स्मूथ मसल. और स्मूथ मसल जो है वो हमारे विसरल ऑर्गन, होलो ऑर्गन्स पे रहती हैं. जो अब दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ मसल. उन पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है. वो मसल्स भी अपना काम अपने आप करते हैं. जस्ट इमेजिन अबाउट द इंटेस्टाइन और लंग मसल्स और स्टमक मसल्स. जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की जो मसल्स है वो स्मूथ टाइप की मसल्स है और जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो अपना काम अपने आप करती हैं. थर्ड वन इज द कार्डियक मसल, जिसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है. तो कार्डियक मसल्स जो हैं दे आर ऑल्सो ऑफ इनवॉलेंट्री टाइप और ये जो मसल है ये हार्ट के सरफेस को कंट्रोल करते हैं, हार्ट के सरफेस को कवर करते हैं. और इन मसल के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज चलता है और इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के फेज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. बट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एक सीवियर प्रॉब्लम के अंदर कंक्लूड की जाती है कि अगर हार्ट की मसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ये तो था जो मेरा ब्रीफ था, जो मुझे ब्रीफली देना था कि कितने टाइप की मसल्स होती है. रिजवान सैमिन, गुड मॉर्निंग. अच्छा, मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो हम लोग पहले रिकैप्चुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में जब हम कार्डियक मसल पे आएंगे तो हम रोशनी से बात करेंगे. अच्छा. The cardiovascular system. In order to pump blood through the body, the heart is connected to the vascular system of the body. It is the closed system and it is designed to transport oxygen and nutrient to the cells of the body and remove carbon dioxide and metabolic waste product from the body. जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये कार्डियक और वैस्कुलर वेसल्स इन दो वर्ड से मिलके बना है, जिसके अंदर आपका हार्ट जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ में कनेक्ट करके एक क्लोज सिस्टम बनाता है. मतलब कोई ओपनिंग नहीं है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आके एंड होता है. और ऐसा सिस्टम है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाता है और उनका जो वेस्ट है वो वापस बाहर लेके आता है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. किन किन फंक्शनल सिस्टम की वजह से ये सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड है? तो इसमें तीन चीज़ें मेन हैं: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ऑफ कोर्स सी बात है कि हार्ट है तो ब्लड वेसल्स आनी ज़रूरी है, वरना हार्ट किस चीज़ को पंप करके किस चीज़ से कहाँ पहुँचाएगा. और ब्लड वेसल्स है जो कि कनेक्टिविटी शो करती है कि एक जगह से दूसरी जगह तक की पाइप कनेक्टिविटी शो करती है. ब्लड जिसको ट्रांसफ़र करना है, जो चीज़ किसी चीज़ को लेकर चल रही है, मतलब आप जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेके चल रहा है, न्यूट्रिएंट्स को लेके चल रहा है, वहाँ से वो CO2 लेके आ रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रहा है. तो ये तीनों चीज़ें एफिशिएंटली काम कर रही है अपना, ताकि ये सिस्टम जो है इसकी वर्किंग फुल लाइफ टाइम तक बनी रहे. जनरल फंक्शन दिस प्रोवाइड. जो मेन जनरल फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. रेगुलेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. जो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको रेगुलेट करना. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वर्सेस. जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फंक्शन है जो हमने लास्ट में पढ़ा था, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फंक्शंस के साथ में काम करना. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्लड लॉस. अगर कुछ भी ब्लड लॉस होता है कहीं से भी तो वो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं. इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना मतलब कि कोई भी अगर एक्सटर्नल चीज़ उसको रेगुलेट नहीं करने दे रही है तो उसको काम फंक्शनलाइज
मूवमेंट में रखना। और प्रोडक्शन और सिंथेसिस, इसमें यहीं पे आपका प्रोडक्शन भी बनता है और सिंथेसिस भी होता है जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी में कभी भी ऐसा हो कि हमें चोट लगे और उसके बाद में ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, तो कभी ऐसे देखा है कि खून आना शुरू हो गया तो वो आता ही रहा आता ही रहा आता ही रहा, बंद ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है, चाहे वो कैसा भी आ रहा हो वो बंद एक टाइम पे बंद होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में ब्लड खत्म हो गया था इसलिए वो बंद हो गया, ऐसा नहीं है। जो ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं, जहाँ से आपका कट लगा है वहाँ के जो सेल्स होते हैं, वहाँ का जो ब्लड होता है उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के चीज़ें होती है ब्लड के अंदर, जो कि कोपुलेशन स्टार्ट कर देती है, वहाँ पर उसको गाढ़ा करके उसको बंद करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वो कोपुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, आपका ब्लड बाहर आना कम होना शुरू हो जाता है। तो जब भी कभी आपको कट लगता है या कोई चोट लगती है, तो ब्लड का जो टाइमिंग होता है आने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या इससे ज़्यादा 2 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम तक वो नहीं आता है, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और ब्लड जो है वो अभी कोगुलेट हो जाता है। तो ये फंक्शन भी किसका है? ब्लड का है। Then we have a cardiovascular system function. To create the pump, we have to examine the functional anatomy. अगर हमें पंपिंग का प्रोसेस समझना है तो हमें सबसे पहले फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या उसका फंक्शन है और वो कौन लोग हैं जो वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। वी हैव अ कार्डियक मसल्स, चैम्बर्स, valves, intrinsic conduction system. Cardiac muscle, which are involuntary muscle and they constantly pump or they constantly contract and relax just for the pumping mechanism. Chambers, there are four chambers in a heart, or two are atrial and two are ventricle. They also continuously pump, which means they also squeeze up and filled up, squeeze up and filled up. By doing this process, the pump is activated all the time. Valves, which allows the blood to come and go. दैट मीन कि अगर आपके हार्ट के अंदर चैम्बर में ब्लड को आना है और वेंट्रिकल से बाहर जाना है, तो ये प्रोसेस करने के लिए वाल्व्स बने रहते हैं। Intrinsic conduction system, which is a system by which heart gets signals and it always perform the work. इसके पास में अपने ही सिस्टम है हार्ट के पास में, जिससे ये हर टाइम के अंदर वर्क करता रहता है। Functional anatomy of the heart: four chambers, two atria, two ventricle, two systems, pulmonary system and systemic system. पल्मन अब आपने ये स्ट्रक्चर लास्ट टाइम में देखा था अच्छे से, इस स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन भी किया था। इसमें हार्ट के चारों चैम्बर्स है, वाल्व्स भी है, वाल्व्स है, एट्रियाज, वेंट्रिकल और जो आपकी पल्मोनरी वेन्स है और आयोटा है। ये सारी ब्लड वेसल, जो मेजर ब्लड वेसल्स है, ये आपने देखी थी। उसके बाद में हमारे पास में आगे था फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। इसमें फंक्शन इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। अगर कोई भी हार्ट के अंदर, चैम्बर के अंदर अगर ब्लड गया है तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है, वो बैकवर्ड नहीं आ सकता। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास में वाल्व्स बने हुए हैं, which are atrioventricular valves, prevent the backflow to the atria. Prolapse is prevented by the cardiac tamponade. जो भी आपकी हार्ट मसल्स होती हैं उनका कॉन्स्टेंटली वर्क करना रहता है, और कार्डियक टेंडिनाई जो मसल्स होती हैं वो उस हार्ट की मसल्स को कोलैप्स होने नहीं देती हैं, आपस में जुड़ने नहीं देती है। कि अगर मान लो वो 12 है, वो फूला हुआ है, जैसे ही आप उसकी हवा बाहर निकाल देते हो तो वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन हार्ट अगर है तो हार्ट की अगर सारा ब्लड या कुछ भी निकाल दोगे तब भी वो कोलैप्स नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे रहता है। ये काम इसका है कार्डियक टेंडने का। उसके बाद में आपके पास में है टेंशन बाय द पैपिलरी मसल्स। इनके अंदर पैपिलरी मसल्स है जो कि इसमें टेंशन क्रिएटेड करके रखती है। सैमिलुनर वॉल, जो वाल्व्स है सैमिलुनर, वो ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करती हैं वेंट्रिकल से। मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड आ गया है
उसको वापस बाहर नहीं जाने देती, इसका प्रिवेंशन करती हैं सैमुलर वेल्व्स। अभी डिटेल है हमारे पास में वेल्व्स ऑफ द हार्ट। कितने टाइप के वेल्व्स होते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, जिसके अंदर जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं, ऊपर दो एट्रियम रहते हैं, नीचे दो वेंट्रिकल रहते हैं। अब एट्रियम और वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच का जो वेल्व्स है वो कौन से वेल्व्स हैं? ट्राइकेस्पिड, बाइकेस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, कॉर्ड टेंडिनाई, पैपिलरी मसल। अब जो आपके मेजर हैं ट्राइकेस्पिड एंड बाइकेस्पिड, एक लेफ्ट साइड में रहता है, एक राइट साइड में रहता है। तो राइट साइड में कौन सा रहता है? ट्राइकेस्पिड। और बाइकेस्पिड कौन सी साइड में रहता है? लेफ्ट साइड लेफ्ट में। में। अब इन दोनों का फंक्शन क्या होता है कि जो ब्लड इनके पास में एट्रिया के अंदर आ गया है, ये उस ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर धकेलेंगे। इनका काम इतना ही है कि एट्रिया में आया हुआ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर जाते रहने देंगे। फिर है हमारे पास में सैमुलिनर वॉल। सैमुलिनर वॉल्स जो है वो है पल्मोनरी सैमुलिनर और आयोटिक सैमुलिनरी। जो पल्मोनरी है और जो एओटिक है, ये दोनों वेल्व्स कहाँ लगे रहते हैं? वेंट्रिकल्स में लगे रहते हैं। वेंट्रिकल्स में लगने से क्या होता है कि ये जो ब्लड आपके इनके पास में आया, ये उसको वापस से वेंट्रिकल्स में नहीं जाने देंगे, मतलब बैक फ्लो नहीं होने देंगे। ये आके उसको बॉडी के अंदर, या फिर अगर दूसरी तरफ का होगा तो उसको लंग्स के अंदर, मतलब अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो बॉडी के अंदर जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो फिर लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स के लग अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि लंग्स के अंदर आप उसके पास में जो लंग्स O2 प्रोवाइड करवा सकता है और लंग्स CO2 को बॉडी से एक्सपेल आउट भी बॉडी करवा से सकता है। लेआउट। इसलिए हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, इसलिए हमारा ब्लड जो है वो एक तरफ से तो बॉडी में जाएगा, दूसरी तरफ से लंग्स में जाएगा। ये काम किसका है? जो कौन इसका करता धरता है वो है सैमुलिनर वेल्व, क्योंकि वो उसको पीछे नहीं जाने देता है। वेल्व्स ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। अब हमारे पास में फेजेस आ गए हैं कि कब हमारे वेल्व्स किस तरीके से दिखते हैं, खुले रहते हैं और कब बंद रहते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में है, हम लोग देख रहे हैं रिलैक्सेशन फेज के अंदर, एंड ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड का देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड के अंदर बाइकेस्पिड था या ट्राइकेस्पिड था? बाइक बाइक की स्पीड। हाँ, जैसे अगर इसको इजीली याद रखना हो तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हमें देखना होता है कि हमारी बॉडी में राइट साइड ज़्यादा एफिशिएंट होती है या लेफ्ट साइड ज़्यादा एफिशिएंट होती है, तो हम सब लोग राइट हैंड वर्क करते हैं। तो हम सब लोगों का राइट हैंड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो उस एफिशिएंसी के बेसिस पे हम ये रख सकते हैं कि जो राइट साइड है उसको ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है, मतलब उसमें 3 वाल्व्स की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे ट्राइकेस्पिड आता है। और ट्राइकेट लेफ्ट से। वाला थोड़ा नॉर्मल रहता है, थोड़ा कम रहता है, हल्का में आ जाता है, और हल्के में उसको एक ही साइड का 2 वाल्व्स बहुत रहेंगे तो वहाँ पर बाइकेस्पिड आ जाएगा। ये हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। Blood flow from the left atrium to the left ventricle. A transverse section through the heart illustrates the 4 heart valves. The 2 atrioventricular valves are open and the 2 semilunar valves are closed, and the atria and the vessels have been removed. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं उसमें आप जूम करके देखिएगा, ट्राइकेस्पिड वेल्व आपको ओपन शो हो रहा है, और दूसरी यस। तरफ जो बाइकेस्पिड वेल्व है वो भी आपको ओपन शो हो रहा है, और नीचे के जो एओटिक और पल्मोनरी वेल्व्स हैं वो आपको क्लोज्ड शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यस इसका मैम। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, मतलब एट्रिया में जो ब्लड था वो वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है, लेकिन वेंट्रिकल्स के आगे वो जो ब्लड है वेसल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि नहीं जा रहा। आयोटिक वाल्व क्लोज है और पल्मोनरी वाल्व क्लोज है। ये क्लोज है। कब का काम है? ये ड्यूरिंग रिलैक्सेशन का काम है। सेकंड डायग्राम आप और जूम करके देखेंगे, a frontal section through the heart illustrate blood flow from the mitral valve, which means a left ventricle and left atria. When the mitral valve is open, it allows
blood to move from the left atrium to the left ventricle, and the aortic samiluna valve is closed to prevent the backflow of the blood from the aorta to the left ventricle. अभी आप इसका क्लोज व्यू देखेंगे, मिट्रल वेल्व ओपन है, विच मीन कि लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में आ रहा है, लेकिन जो हमारा आयोटिक वाल्व है वो क्लोज्ड है। उसके क्लोज होने की वजह से वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो आगे नहीं जा रहा, वहीं पे रुका हुआ है। और जो सैमुलर वाल्व्स की क्लोजनेस है वो उसके बैक फ्लो को रोक रही है, मतलब वेंट्रिकल्स के पास में जो ब्लड था वो पीछे भी नहीं जा रहा है, वहीं पर रुका हुआ है। अब इसमें जो फंक्शन है मसल्स का वो है कॉर्डे टेंडिनाई का, जो कि लूज है इस वक्त, और पैपिलरी मसल भी रिलैक्स्ड है इस वक्त। ये सारी पिक्चर किसकी थी? ड्यूरिंग रिलैक्सेशन की। उसके बाद में हमारे पास में है वैल्व्स ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्टिव फेज के अंदर हमारे हार्ट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द ग्रेट वेसल्स। जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास में ब्लड आया था वो वेसल्स के अंदर जाना शुरू होगा। अब आप देखेंगे कि बाइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो गया, मतलब एट्रिया से जो ब्लड वेंट्रिकल्स में आना था वो क्लोज हो चुका है। ट्राइकस्पिड वाल्व है वो भी क्लोज है, मतलब कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आना था वो भी क्लोज है। यानी कि जितना ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर अब आ चुका है उसका काम करना है, इसलिए उसको प्रेशर मिला आयोटिक वाल्व ओपन करने के लिए और पल्मोनरी वाल्व ओपन करने के लिए। अब आप इस ए डायग्राम में देख रहे हैं कि एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वाल्व दोनों के दोनों ओपन है। A transverse section through the heart illustrates the four heart valves during the ventricular contraction, and the two atrioventricular valves are closed, but the two semilunar valves are open, and the atria and the vessels have been removed. अब आप इस सेक्शन के अंदर देख रहे हैं बाकी सब कुछ क्लोज है, सिर्फ एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ओपन है, मतलब कि वेंट्रिकल्स से आने वाला ब्लड जो है वो अब ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल करेगा, वापिस हार्ट के अंदर नहीं जाएगा। सेकंड डायग्राम के अंदर आप क्लोज व्यू में देखेंगे, अ फ्रंटल व्यू शो द क्लोज विट्रल वाल्व। जो विट्रल वाल्व है उसका क्लोजिंग दिखाया हुआ है, which prevent the backflow of the blood into the left atrium, and the aortic samlunar wall is open to allow the blood to be ejected into the aorta। अब वहां से ब्लड जो है जब आपके पास में आया मिट्रल वेल्व से, वो सारा का सारा स्टोर हुआ वेंट्रिकल में लेफ्ट साइड, और वेंट्रिकल के पास में जो सैमुलर वेल्व था वो ओपन रहा, और उस ओपनिंग की वजह से वो सारा का सारा ब्लड जो है ट्रांसमिशन में आया, मतलब उन्होंने उसको ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसमिट करने दिया और वो बाहर की तरफ चला गया। आप इस पिक्चर के अंदर क्लोजली देख सकते हैं एवी वेल्व्स जो है उसके सपोर्ट में कॉर्डे टेंडिनाई, पैपिलरी मसल एंड ट्रेबिक्युली कैवी। ये तीनों टाइप की जो मसल्स है ये यहाँ पर काम कर रही हैं ताकि वो हार्ट की शेप को मेंटेन कर सके। Cordate tendini and the papillary muscle. In this frontal section, you can see the papillary muscle attached to the tricuspid valve on the right, as well as the mitral valve of the left via cordate tendini. अब जो वेल्व्स है आपकी का जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वेल्व्स है उनका जो फंक्शनल है, उनका जो रेगुलेशन है वो कौन करवा रहा है, कौन उनको उनके शेप में और उनके काम को परफेक्शन दे रहा है? कॉर्डे टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल्स। हार्ट की लेयर एंड द मस्कुलेचर। हार्ट के पास में लेयर जो है और उसके मस्कुलेचर को अभी हम स्टडी करेंगे। The pericardial membrane and the layer of the heart wall. The pericardial membrane that surrounds the heart consists of three layers and the pericardial cavity. The heart wall also consists of three layers, and the pericardial membrane and the heart wall share the epicardium. हार्ट के ऊपर जो लेयरिंग है और उसके बाद में उसमें एक कैविटी है, जो कि उस कैविटी की वजह से कैविटी में जो फ्लूइड होता है वो हार्ट को एक्सटर्नल जर्क से प्रिकॉशनल प्रोवाइड करवाता है। Heart musculature, the swelling pattern of the cardiac muscle tissue, contributes significantly to the heart's ability to pump blood effectively. जो हार्ट की मसल्स हैं वो उसके अंदर इतना एफिशिएंटली वर्क करवाती है कि इससे जो हार्ट है वो अपना अच्छे से काम कर सके और पंपिंग मैकेनिज्म जो है वो एग्जैक्टली जिस रूट में फॉलो होना है वो हो सके।
अब आप इस डायग्राम को क्लोजली व्यू करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं एंडोकार्डियम है सबसे अंदर की तरफ, उसके बाद में है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के बाद में है एपिकार्डियम विस्लर लेयर जो है, उसके बाद में पेरिकार्डियल कैविटी है जो कि फ्लूइड से भरी रहती है, और उसके आगे है पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, और सबसे बाहर है फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि फाइब्रस एक्टिव फाइबर्स जो है वो हार्ट को प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करने देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल वर्सेस द लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस रहता है। डिफरेंस इन वेंट्रिकुलर मसल्स थिकनेस, सबसे ज्यादा इनकी थिकनेस में आता है फर्क। क्यों आता है वो फर्क? क्योंकि इन्हें एक अमाउंट ऑफ प्रेशर को मेंटेन रखना होता है। अब जो ब्लड है हमारा बॉडी से अगर हार्ट के पास में आ रहा है तो उसका प्रेशर इतना नहीं होगा जितना प्रेशर लंग्स से हार्ट के अंदर आने वाले ब्लड में होगा। इसलिए ये डिफरेंस पाया जाता है कि जिसको ज्यादा प्रेशर झेलना है उसको सरफेस एरिया ज्यादा देना पड़ता है। द मायोमेट्रियम इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सिग्निफिकेंटली थिक देन दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल। अब आप देख रहे हो कि जो हार्ट की लेयर का पार्ट है मायोमेट्रियम वो थिक है लेफ्ट वेंट्रिकल में, बल्कि वो कम है राइट वेंट्रिकल में। बोथ वेंट्रिकल पंप्स द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड, दोनों वेंट्रिकल सेम अमाउंट का ब्लड जो है वो पंप आउट करेंगे, बट द लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट जनरेट अ ग्रेटर प्रेशर टू ओवरकम ग्रेटर रेजिस्टेंस इन द सिस्टेमिक सर्किट। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ज्यादा प्रेशर देना है, उसको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसको सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो देना है, मतलब कि उसको बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाना है अलग अलग जगह पे, इसलिए उसको ज्यादा प्रेशर से उसको एग्जैजरेट करना पड़ेगा ताकि वो पूरा ब्लड जो है बॉडी के अंदर सब जगह तक पहुंच जाए। लेकिन अगर आप दूसरी साइड के हार्ट वेंट्रिकल को देखेंगे तो उसको ब्लड को इतना ही पंप करना है कि वो लंग्स तक पहुंच जाए। The ventricles are shown in both relaxed and contracted states. आप लोग यहाँ पे दोनों contracted और relaxed phase के अंदर पिक्चर देख सकते हैं। Note the difference in the relative size of the lumen and the region inside each ventricle where the blood is contained. आप लोग देख रहे हो कि रिलैक्स के अंदर इनका ल्यूमेन जो है वो बड़ा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ताकि वो ब्लड को फिल कर सके। और जब आप कॉन्ट्रैक्टिविटी देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड जो मसल्स है उसकी वजह से उसका ल्यूमेन जो है वो स्मॉल हो गया, और स्मॉल होने के बाद में वो हार्ट को पंप कर सकते हैं। अब हमारे पास में आ गई है स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल्स। हाँ जी, अभी हाँ वर्षा, अब आप बताओ कि आपको क्या बताना था, आपने क्या पढ़ के आया था जो आप कार्डियक मसल्स के बारे में बताना चाहते हो? यस मैम, मैंने पढ़ा था कि जो कार्डियक मसल होती है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और इससे हमारा जो हार्ट होता है उसमें मतलब कभी हार्ट कैंसर नहीं होता। ओके। और ये कार्डियक मसल हार्ट से जुड़ी हुई होती है। हाँ। नहीं पढ़ा। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं। आप पहले सबसे पहले इसके अंदर कितनी चीजें होती हैं वो देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल्स, यूनि न्यूक्लिएट यानी कि एक न्यूक्लियस के साथ में ब्रांचिंग फाइबर्स, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि नंबर पावर हाउस जो है उसे ज्यादा चाहिए, ज्यादा। स्ट्रेशन, ऑटोरिदमिक होता है, इंटरसेल्युलेटेड डिस्क इसमें रहती है, गैप एंड जंक्शंस रहता है, डेस्मोसोम्स रहते हैं, फंक्शनल सिंसिटियम होता है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन टाइम होता है, लॉन्ग एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टरी पीरियड रहता है। Cardiac muscle cells have myofibril composed of myofilaments arranged in the sarcomere. जो आपका कार्डियक मसल्स है उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें एक चीज होती है सार्कोमियर। चार को। सार्को हाँ, ये आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो मायोफिलामेंट और सार्कोमियर की जो अरेंजमेंट रहती है वो यहाँ पर बनी रहती है, और जो टी शेप में आता है वो है ट्यूबलेस टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द सार्कोलेमा टू द इंटीरियर ऑफ द सेल। सार्कोलेमा से जो उसे सिग्नल मिलता है
वो चीज इंटीरियर सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम जो ट्यूबलेस करती हैं वो काम परफॉर्म होता है। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द एनर्जी, यहाँ पर ज्यादा नंबर के माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ताकि ज्यादा एनर्जी आ सके। एंड द इंटरसेलेटेड डिस्क दैट आर फाउंड एट द जंक्शन, interciliated disc that are found at the junction of the different cardiac muscle cell। जो अलग अलग कार्डियक मसल सेल है उनके ऊपर जो जंक्शन आता है वहां पर, मतलब जहां से उनका अटैचमेंट रहता है, वहां पर इंटरसिलिएटेड डिस्क मिलती है। A photomicrograph of cardiac muscle cells shows the nuclei and the interciliated disc। जो आप बी डायग्राम देख रहे हो पिंक कलर वाला, डार्क पिंक कलर का, उसमें आप इंटरसेलिएटेड डिस्क को देख सकते हैं। जहां पर एरो लगाया है वो इंटरसेलिएटेड डिस्क है, और न्यूक्लियाई भी शो हो रहे हैं, जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई भी शो हो रहे हैं। और तीसरा जो डायग्राम है उसको अगर आप जूम करके देखोगे तो आप देख सकते हैं एन इंटरसेलिएटेड डिस्क कनेक्ट कार्डियक मसल। इंटरसेलिएटेड डिस्क जो है वो कार्डियक मसल को कनेक्ट कर रही है एंड कंसिस्ट ऑफ डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन। और इसमें आपका गैप जंक्शंस भी है और डेस्मोसोम्स भी है। ये चीजें जो डेस्मोसोम्स है और गैप जंक्शन है, यहाँ से आपका जो मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, जो उनको वर्क करने की जो कमांड मिलती है वो कमांड मिल जाती है। इसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया भी देख सकते हैं और बैंड देख सकते हैं, ए बैंड और आई बैंड। ए बैंड और आई बैंड जो मसल है उसका कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को रेगुलेट करती है, मतलब कब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कौन सा बैंड रिलैक्स करेगा। ये सारी चीजें इसका फंक्शन क्रिएट करवाती है। और जो सबसे पहले ए डायग्राम था उसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, न्यूक्लियस देख सकते हैं, इंटरसेलिएटेड डिस्क देख सकते हैं और गैप जंक्शन देख सकते हैं कार्डियक मसल्स फाइबर्स के अंदर। और ये सारी चीजें देखने के बाद में आप लोग ये देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है ये कार्डियक मसल्स के अंदर होती हैं और ये सभी एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के साथ में वर्क करती हैं। और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इनको कहाँ से मिलता है? इन्हीं की फंक्शनल एबिलिटीज के साथ में इनको वो चीजें फंक्शन को प्रोवाइड करवाने में मिलती है। उसके बाद में है हमारे पास में कोरोनरी सर्किट, कि कौन से सर्किट के साथ में हमारा जो हार्ट है वो काम करता है। The anterior view of the heart shows the prominent coronary surface vessels। सबसे ऊपर की जो वेसल, जैसे हमें हमारा हार्ट दिखाई देता है, हार्ट को देखते ही ऊपर का सरफेस पे जो वेसल्स रहती हैं वो वेसल्स हमें प्रोमिनेंटली अभी इस डायग्राम में शो होगी। एंड द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट शोज द प्रोमिनेंट कोरोनरी सरफेस वेसल। और पीछे की तरफ भी जो मसल्स के साथ में अटैच रहती हैं वहां पे आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है। ये वो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट को सप्लाई करके उसका फंक्शन क्रिएट करती है। और जो मेजर आर्टरीज और वेसल्स है वो आप लोग देख ही रहे हैं, आयोटिक आर्च देख रहे हैं जहाँ से आयोटिक वेसल्स निकलती हैं। उसके बाद में आप असेंडिंग आयोटा देख सकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला आयोटा। राइट कोरोनरी आर्टरी देख सकते हैं, राइट एट्रियम देख सकते हैं, एट्रियल आर्टरीज देख सकते हैं जो आर्टरीज एट्रिया को सप्लाई करती है। एंटीरियर कार्डियक वेन्स देख रहे हैं, स्मॉल कार्डियक वेन्स देख रहे हैं, मार्जिनल आर्टरी देख सकते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी देख सकते हैं, पल्मोनरी ट्रंक देख सकते हैं, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी देख सकते हैं, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देख सकते हैं, ग्रेट कार्डियक वेन देख सकते हैं। और पोस्टीरियर व्यू के अंदर आप जो देख रहे हैं मेजर आपके पास में है कोरोनरी साइनस, स्मॉल कार्डियक वेन, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ग्रेट कार्डियक वेन, मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर कार्डियक वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हैं, मिडल कार्डियक वेन, मार्जिनल आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये सारी आर्टरीज और जो कैपिलरीज और जो मेजर फंक्शंस हैं इनका ये हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं। और जो मेजर आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी और जो है वो बॉडी के अंदर कैसे कहाँ से शुरू होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब हम लोग मेजर पार्ट देख रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है ब्लड वेसल्स का। ये हमारा जो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है, जो सबसे इजी लगता है हम लोगों को, वो डायग्राम है हमारे पास में, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि एक साइड से रेड ब्लड आ रहा है, एक साइड से ब्लड आ रहा है।
रेड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड और ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। ऊपर हमारे पास में लंग्स बने हुए हैं डीऑक्सीजनेट। और लंग्स के नीचे हमारे पास में हार्ट बना हुआ है और हमारे पास में ब्लड वेसल्स दिखाई गई है कि कहाँ से बॉडी के अंदर कैसे ब्लड जा रहे हैं। आप इस डायग्राम को जूम करेंगे, पहले आप ये हिस्ट्री देखेंगे इसका। कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन, द पल्मोनरी सर्किट मूव्स फ्रॉम the pulmonary circuit moves blood from the right side of the heart to the lungs and back to the heart. राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, राइट साइड का जो हार्ट है, वो जो ब्लड पंप आउट करेगा वो कहाँ जाएगा? सीधा लंग्स में जाएगा और लंग्स से वापस कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। एंड द सिस्टेमिक सर्किट मूव्स ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल or left side of the heart to the head and body and return it to the right side of the heart. अब आप ये चीज तो देख ही सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी जो है लेफ्ट साइड से प्यूरिफाइड ब्लड उठा रही है, मतलब लेफ्ट साइड वेंट्रिकल से प्यूरिफाइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा रही है और फिर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कलेक्ट करके लाएगा वो लेफ्ट में तो नहीं डाल सकता, नहीं डाल नहीं, सकता तो वो कहाँ डालेगा? राइट में राइट डालेगा। में। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप आउट हुआ वो पूरी बॉडी में घूमता हुआ जाएगा और फिर उसके बाद में लास्ट में कलेक्ट कहाँ होगा? राइट साइड में। राइट साइड। राइट साइड का जो ब्लड है, राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, राइट साइड का वेंट्रिकल उसी ब्लड को पंप आउट करके कहाँ पहुंचाएगा? लंग्स में। लंग्स में क्यों पहुंचाएगा? ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचा के CO2 को बाहर निकाल सके। The arrow indicates the direction of the blood flow and the color show the relative level of oxygen concentration. अभी आपको जो डायग्राम में आप देख रहे हैं उसमें हर जगह पर एरो लगे हुए हैं। एरो लगने का मतलब ये है कि वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, और जो उसका कलर है अलग अलग आपके पास में रेड और ब्लू, वो इस चीज का है कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल कितना है। अब आप इस डायग्राम को जूम करके देखिएगा। सबसे पहले आप हार्ट को देखें जो कि सेंटर लेवल पे बना हुआ है। ऊपर का सर्किट है आपका पल्मोनरी सर्किट और नीचे का सर्किट जो है वो आपका सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट का काम कहाँ से कनेक्टिव है? लंग्स के साथ, क्योंकि लंग्स हमारा पल्मोनरी सिस्टम है और दूसरा हमारा सिस्टेमिक मतलब बॉडी का सिस्टम है जो कि हमारी पूरी बॉडी को ट्रेवलिंग करवाता है। अब आप सबसे पहले हार्ट को देखेंगे। हार्ट के अंदर से आप देखोगे कि रेड साइड वाला जो ब्लड है, पहले हम लोग देख रहे हैं रेड साइड का, रेड कलर का ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देखेंगे कि राइट साइड के वेंट्रिकल से निकल के आयोटा में गया और आयोटा में जाने के बाद में अपर बॉडी में गया, मतलब कि सिर में गया, मतलब ब्रेन तक गया। उसके बाद में वही ब्लड आयोटा से होता हुआ आपके लिवर में आया, हेपेटिक आर्टरीज में आया। वही ब्लड आगे ट्रेवल करते हुए हेपेटिक पोर्टल वेन में आया, सॉरी स्टमक इंटेस्टाइन में आया। वही ब्लड आगे ट्रेवल करते हुए रेनल आर्टरी यानी कि किडनीज तक आया और वही ब्लड आगे लोअर बॉडी में आया। लोअर बॉडी में आया मतलब पैरों तक आया। ये सारा ब्लड जो है वो आपका पैरों तक आ गया। रेड कलर के अंदर जो भी ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ब्लू कलर के अंदर जो भी ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन आप तीसरा कलर भी इसमें देख रहे हैं, एक वॉयलेट कलर भी है इसके अंदर। वॉयलेट कलर ये शो करता है कि यहाँ पर गैसियस ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अटैच हो रहे, मिल रहे हैं और मिलने की वजह से क्या हो रहा है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन को अटैच कर रहा है और CO2 को छोड़ रहा है और छोड़ रहे हैं। जो CO2 है वो ब्लड के अंदर मिलके आगे जा रही है। ये जो सिस्टम था हमारा, ये था सिस्टेमिक सिस्टम। सिस्टेमिक सिस्टम के अंदर क्या हुआ, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ कि लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल में जो ब्लड पंप आउट किया वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल किया और पूरी बॉडी में ट्रेवल कहाँ किया? सिर से लेके पाम तक, हर जगह पे वो ब्लड गया और वो सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड था। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब चेंज हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो आप देखोगे रेनल वेन, हेपेटिक वेन,
अपर बॉडी वेन, वेना केवा, ये सब लोगों ने मिलकर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ लेकर आए? ये सारा ब्लड जो है ब्लू कलर की वेन्स में मिलके लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट सॉरी राइट साइड के हार्ट के अंदर आए, राइट साइड ऑफ एट्रियम के अंदर आए। अब आप देखोगे राइट साइड के एट्रियम में जब ब्लू कलर का ब्लड आया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो वो ब्लड पंप आउट होकर पल्मोनरी सिस्टम में गया और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वो लंग्स में चला गया। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वो राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स में गया और लंग्स में जाके फिर से उनका ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन होने के बाद में पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में छोड़ा। ये एकमात्र ऐसी पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ ये इतना एक्सेप्शन है, पूरी बॉडी में आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करवाएंगी, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करवाएंगे, बट द पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन, दे आर द एक्सेप्शन इन दिस केस, कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ब्लड को ट्रेवल करवाएंगी और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड करवाएंगी। जबकि कायदे से आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड लेके चलनी चाहिए और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड लेके चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम के अंदर अलग है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो लंग्स है हमारा, लंग्स को जो ब्लड बॉडी से आता हुआ चाहिए था वो डायरेक्टली बॉडी से आके नहीं मिला। वो कहाँ से मिला? उसे हार्ट से मिला। अब हार्ट के पास में एक बड़े साइज की वेसल होनी चाहिए जो इतना अमाउंट ऑफ बॉडी का जो ब्लड कलेक्ट हुआ वो उस प्रेशर के साथ में उसको ले जाके लंग्स को दे सके। और लंग्स ने जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया तो उसके पास में एक इतनी अमाउंट ऑफ वेन चाहिए जिसके अंदर उसको इतना प्रेशर से वो पंप आउट कर सके कि वो आपका हार्ट के अंदर पहुंच जाए और हार्ट फिर उसे दोबारा से पंप करके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा दे। ये डायग्राम अगर आपको याद हो जाता है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती ब्लड फ्लो के जानने में कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक गया था। ठीक है, यस मैम। अब हमारे पास में है स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल आर्टरी एंड द वेन। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आर्टरी और वेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। होती तो दोनों ही ब्लड वेसल्स है, दोनों को ही ब्लड कैरी करना है, लेकिन ऐसा क्यों है कि इन दोनों की स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको अलग अलग प्रेशर के साथ में ब्लड को ट्रेवल करवाना है। अब जिसको जितना प्रेशर के साथ में ब्लड को ट्रेवल करवाना है उसको उतना ही चीज जरूरत पड़ेगी कि वो उसे ट्रेवल करवा सके। मतलब कि अगर हमारे पास में से ऐसा कोई पाइप है तो हमें उसका ल्यूमेन या उसका जो बीच का गोला होगा वो उतना ही रखना चाहिए जितना कि हमें ब्लड को पंप आउट करवाना है, जितना कि ब्लड को ट्रेवल करवाना है। अगर हम बड़ा रख देंगे, बड़ा रखने से क्या होगा? पाइप के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम छोटा रख देंगे तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि या तो पहले ही ब्लड बिखरने लग जाएगा या आगे जाके बिखर जाएगा। तो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ल्यूमेन हमारे पास होना चाहिए, यानी कि इसका गोला जो है वो हमारे पास में इतना ही होना चाहिए जितना कि हमारे ब्लड को ट्रेवल करने के लिए चाहिए। अब आर्टरीज और वेन दोनों के पास में अलग अलग प्रेशर का ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज्यादा जोर से प्रेशर लगा के ब्लड को फेंकेगा या राइट के कंपैरेटिव, इसलिए ये डिफरेंस आता है। अब हम लोग ये डिफरेंस और लेयर्स देखेंगे कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है आर्टरी और वेन को। सबसे ऊपर हम लोग जो चीज देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो लेवल है, जो आउटर लेयर है, मजबूत किसकी दिखा रहे हैं? वेन्स की दिखा रहे हैं। कमजोर किसकी दिखा रहे हैं? आर्टरीज की दिखा रहे हैं। सेकेंड लेयर जो हमारे पास में है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है वो मजबूत किसकी दिखा रहे हैं? आर्टरी की। और कमजोर किसकी दिखा रहे हैं? हार्ट वेन्स की। लास्ट लेयर है हमारे पास वेन्स की। ट्यूनिका इंटीमा। दूसरी साइड भी ट्यूनिका इंटीमा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है आर्टरीज में और वेन्स में। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखते हैं हमारे पास में जो है स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स जो है अलग टाइप की है हमारे पास में आर्टरीज के अंदर, और
दूसरे ही टाइप की है हमारे पास में वेन्स के अंदर, मतलब दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चरल चीजें हैं, एक में गोल टाइप की चीजें हैं, एक में स्ट्रेट टाइप की चीजें हैं। Listen. अब हम देख रहे हैं इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो ट्यूनिका इंटीमा यानी कि जो आर्टरी है उसके अंदर है, और वेन वाली चीज के अंदर वो नहीं है, एब्सेंट है। नहीं है। दूसरी चीज है वेसोरम, ये जो चीज है वैसा वेसोरम, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट है, आर्टरीज में भी है और वेन्स में भी है। एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो बाहर की इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो सिर्फ आर्टरीज के अंदर है। नेवी वेसोरम, वो भी आर्टरीज में है। एंडोथीलियम, ये दोनों के अंदर है, लेकिन जो आप वेन्स के अंदर देख रहे हैं वो सीधी सादी सी है, और जो आप आर्टरीज के अंदर देख रहे हैं वो उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे है। इलास्टिक फाइबर जो है वो ज्यादा अमाउंट में आप कहाँ देख रहे हैं, आर्टरीज में देख रहे हैं। अब आप लोग देखते हैं स्ट्रक्चर जो है एक आर्टरीज की है एक वेन्स की है, शेयर्स द सेम जनरल फीचर, जनरली जो फीचर है वो दोनों में सेम है, बट द वॉल्स ऑफ द आर्टरी आर मच थिकर। आर्टरीज की जो वॉल्स है वो ज्यादा थिक है बिकॉज ऑफ द हायर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से उनकी वॉल्स जो है वो ज्यादा थिक है। एंड अगर तीसरा डायग्राम आप देख रहे हैं, माइक्रोग्राफ शोज द रिलेटिव डिफरेंस इन थिकनेस। आप आर्टरीज का ल्यूमन जो है वो मोटा देख सकते हैं, वेन्स का ल्यूमन जो है वो कम मोटा देख कम है, सकते हैं, पतला है। क्योंकि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ट्रेवल करती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है, और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है मतलब उसे ज्यादा प्रेशर से हर चीज को आगे लेके जाना है। और जब वो आगे आगे लेकर जा रहा है, आर्टरीज जो है वो ब्लड आगे लेकर जा रही है, तो वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करवा रहा है ज्यादा प्रेशर के साथ में, तो उसे ल्यूमेन भी बड़ा रखना पड़ेगा। और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कम प्रेशर वाला ब्लड जो है वो लेकर आएंगी, और लाकर वो कहाँ छोड़ देंगी, हार्ट के अंदर छोड़ेंगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर वो हार्ट के अंदर छोड़ेंगी तो उनको कम प्रेशर की जरूरत है, इसलिए उनका ल्यूमेन जो है वो थोड़ा छोटा है। ये इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है दोनों आर्टरीज और वेन के अंदर, दोनों में चीजें सेम है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल उनका अलग अलग होने की वजह से कुछ चीजें जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है और उसके अंदर वो चीजें कम एफिशिएंट है। कंपैरिजन देखेंगे हम लोग आर्टरीज और वेन्स के अंदर, हमारा कंपैरिजन चल रहा है। सबसे पहले है जनरल अपीयरेंस में, थिक वॉल विद द स्मॉल ल्यूमन जनरली अपीयर राउंडेड। आर्टरीज का जो वॉल्स है वो थिक रहती है, ल्यूमन जो है वो स्मॉल रहता है, और जनरली राउंडेड शेप की अपीयरेंस में मिलती है। और वेल्व्स वेन्स के अंदर हम देखेंगे कि जो थिन वॉल्स हैं, वॉल्स जो है वो थिन है, पतली है, विद लार्ज ल्यूमन जनरली अपीयर फ्लैटेंड। जो उनका ल्यूमिन है वो इस तरीके से फ्लैटेंड वे में रहता है, और ल्यूमिन जो है वो ज्यादा भी है। दूसरा हमारे पास में अब तीनों लेयर्स के हम देखेंगे, ट्यूनिका इंटीमा जो कि सबसे अंदर की तरफ है। एंडोथेलियम यूजुअली अपीयर्स वेवी, एंडोथेलियम जो है उसमें वेवी है, उबड़ खाबड़ है आर्टरीज के अंदर। एंड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल एंड इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द लार्जर वेसल। जो लार्जर वेसल्स है उनमें इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जबकि वो वेन्स में नहीं है। एंडोथीलियम जो है वो स्मूथ है वेन्स के अंदर, और इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है वेन्स में। ट्यूनिका मीडिया जो कि इनकी मिडल लेयर है, मिडल लेयर के अंदर नॉर्मली द थिकेस्ट लेयर इन द आर्टरी, आर्टरी की जो सबसे ज्यादा थिक लेयर है वो मिडल लेयर बनती है। स्मूथ मसल्स एंड द इलास्टिक फाइबर्स predominate, the proportion of the these vary with distance from the heart। ये वेट डिस्टेंस जैसे जैसे हार्ट से वेसल का डिस्टेंस वेरी करता जाएगा, मतलब दूर होती चली जाएगी, वैसे वैसे इनका जो प्रेशर होगा वो घटता चला जाता है, और जैसे जैसे प्रेशर घटता चला जाएगा वहां पे उनको थिकनेस की जरूरत कम पड़ती चली जाएगी, तो ये वेरी करता जाएगा डिस्टेंस के साथ में। एंड द एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द लार्जर वेसल, एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो लार्जर वेसल्स के अंदर मिलती है, बाकी में नहीं मिलती। और अगर हम यही चीज वेन्स में देखें तो नॉर्मली थिनर देन द ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो बाहरी लेयर है उससे ये थिन रहती है।
एंड स्मूथ मसल सेल्स एंड कोलेजिनस फाइबर्स प्रीडोमिनेंट। यहाँ पर स्मूथ मसल सेल्स और कोलेजिनस फाइबर जो है वो ज्यादातर मिलते हैं। एंड नर्वी वेरोसोम एंड वैसा वेरोसोम प्रेजेंट एंड एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट रहती है। लास्ट लेयर है जो सबसे आउटर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, नॉर्मली थिनर देन द ट्यूनिका मीडिया से ज्यादा पतली रहती है। एंड इन ऑल बट लार्जेस्ट आर्टरीज, ये सबसे सिर्फ लार्जेस्ट आर्टरीज में ये बड़ी रहती है, बाकी सब में पतली रहती है। नॉर्मली द थिकेस्ट लेयर इन द वेन, और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाली लेयर है वो थिक सबसे ज्यादा वेन्स में रहती है। एंड कोलेजिनस एंड स्मूथ फाइबर्स। आगे आप लोग इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे जो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लोग इसके फंक्शन के अंदर जो डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास में है आर्टरीज का फंक्शन, सेंड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से ब्लड को भेजने का काम करती है। जो वेन्स हैं सेंड ब्लड टू द हार्ट, वेन्स जो है वो बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वेन्स तक पहुंचाएंगे। कैपिलरीज जो है, जो सबसे माइन्यूट पार्ट है इनका, मटेरियल एक्सचेंज विद टिश्यू, जो टिश्यूज के साथ में इनका एक्सचेंज बनता है ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड होने का, न्यूट्रिएंट का वेस्ट में बदलने का, ये जो प्लेस है वो कैपिलरीज का प्लेस होता है जहां पर ये चीज एक्सचेंज बनती है। प्रेशर देखना है, आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स में लो प्रेशर रहता है और कैपिलरीज के अंदर लो प्रेशर रहता है क्योंकि वहां पर एक्सचेंज मटेरियल होता है, वहां पर किसी चीज को प्रेशर करके आगे नहीं पहुंचना है। ल्यूमेन डायमीटर, दोनों के अंदर डायमीटर किसका ज्यादा और किसका कम रहता है? जो आर्टरीज है उनका डायमीटर कम रहता है, वो कम इसलिए रहता है क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा डालना है। ज्यादा होता है। और वेन्स का वाइड रहता है, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर कम रखना है। कम और कैपिलरीज का है एक्सट्रीमली नैरो वन सेल वाइड, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला, यानी कि एक लेयर्स के तरीके की होती है, बिल्कुल पतली, क्योंकि वहां पर उसको प्रेशर से मतलब नहीं है, वहां पे उसको एक्सचेंज से मतलब है, ऑक्सीजन को CO2 से मतलब है सिर्फ। वॉल थिकनेस अगर देखी जाए तो आर्टरी की वॉल जो है वो ज्यादा थिक है क्योंकि उसकी जो मीडियम लेयर थी, मिडल लेयर थी, वो ज्यादा थिक थी। वेन्स की वो पतली रहती है और कैपिलरीज की एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही ज्यादा पतली, सिंगल सेल टाइप थिन, क्योंकि वहां पर उसको कुछ काम नहीं करना है, उसको सिर्फ एक्सचेंज करना है। अब हम लोगों ने जो वॉल्स देखी थी, तीनों में अलग अलग वॉल्स थी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया इंटीमा, ये दोनों में है, आर्टरीज में भी है और वेन में भी है, लेकिन साइज में अलग अलग है। और कैपिलरीज के अंदर सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा पाई जाती है, यानी जो सबसे मिडल लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ की लेयर होती है। मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, इलास्टिसिटी और मसल्स जो है वो ज्यादा किस में है? आर्टरीज में, क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रेशर से काम करना है। स्मॉल अमाउंट में वेन्स में रहती है, लेकिन वो कैपिलरीज में एब्सेंट है क्योंकि उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना। वेल्व्स देखी जाए तो आर्टरीज के अंदर कोई वेल्व्स नहीं है, वेन्स के अंदर वेल्व्स होती हैं और कैपिलरीज में भी अगेन कोई वेल्व्स नहीं रहती है। ये आपका फंक्शनल डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स के अंदर। पहले हमने देखा था स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या था, कि उसमें कितनी लेयर है और कौन कौन सी लेयर मोटी पतली कैसे है, वो देखा था आर्टरीज और वेन्स के अंदर। हमने फंक्शन और सारे बेसिस पे देख लिया है कि आर्टरीज और वेन्स में कितना डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरीज, मतलब आर्टरीज के कौन से मतलब ऐसे फीचर्स हैं जिनसे हम ये देख सकते हैं कि यही आर्टरीज है। सबसे मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्टरीज का वो है हाई प्रेशर वेसल्स कमिंग आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से फुल प्रेशर वाला ब्लड बाहर की तरफ आना, और वो बाहर की तरफ कैसे आएगा? आर्टरीज से आएगा। possess large amount of elastic tissue compared to the other vessel, इन वेसल्स के अंदर ज्यादा इलास्टिसिटी रहती है क्योंकि इतनी अमाउंट, अब कोई भी एक पाइप होगी, वो एक स्ट्रॉन्ग पाइप होगी, अगर रिजिड पाइप होगी तो उसके अंदर जितने प्रेशर का ब्लड आ रहा है तो उतना ही प्रेशर के ब्लड को कैरी कर सकता है, उससे ज्यादा होगा तो बस्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर इलास्टिक नेचर होगा तो क्या होगा, वो ऊपर नीचे होगा, जहां से प्रेशर ज्यादा आया थोड़ा खुल गया, फिर बंद हो गया, फिर खुल गया, फिर बंद हो गया। इलास्टिक नेचर जो है वो आर्टरीज में ज्यादा मिलता है। थिक ट्यूनिका मीडिया एंड थिनर ट्यूनिका एक्सटर्नल, ये लेयर्स की बात हो गई कि थिक कौन सी है और थिन कौन सी है। नो एक्सचेंज, जनरली ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर रेड ऑन मॉडल्स एंड इन डायग्राम। यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होता है आर्टरीज के अंदर, ये जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती हैं। अब आप अगर टाइप ऑफ आर्टरी और एट्रियोल्स देखना चाहें, मतलब एट्रियोल्स का मतलब ये है कि एक जो ब्लड वेसल है वो बड़ी आर्टरी आ रही है और जैसे जैसे उसकी ब्रांचेस होती चली गई, आगे आगे जैसे जैसे उसकी ब्रांचेस होती चली गई, वो एट्रियोल्स में बदलती चली गई। मतलब आर्टरी से निकलने वाली पतली पतली वेसल्स जिनका डिफरेंस होगा वो आर्टरी से छोटी होंगी। मतलब एक आर्टरी बड़ी है तो उसकी बच्चे जो निकलेंगे पैदा होने वाले वो उससे छोटे होंगे, फिर उसके बच्चों के आगे बच्चे होंगे वो और छोटे होंगे, मतलब और पतले होते चले जाएंगे, ये डिफरेंस आएगा और वो धीरे धीरे एट्रियोल्स में बदल जाएंगे। अब हम लोग उनकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस आता है, जो आर्टरीज है और जो एट्रियोल्स है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, comparison of the walls of an elastic artery, a musculature artery, and an arteriole is shown in terms of scale, and the diameter of an arteriole is measured in micrometer compared to the millimeter of the elastic and muscular artery. अब हम लोग एक इलास्टिक आर्टरी देख रहे हैं जो कि जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है, एक मस्कुलर आर्टरी देख रहे हैं जो मसल्स तक रहती है, और एक एट्रियोल देख रहे हैं जो इनकी सबसे पतली लेयर आती है। सबसे पहले हम इलास्टिक आर्टरी देखते हैं। इलास्टिक आर्टरी के अंदर आपने देखा ट्यूनिका एक्सटर्ना एकदम पतला सा है, ट्यूनिका इंटीमा जो है वो उबड़ खाबड़ है, सबसे मोटा पार्ट है ट्यूनिका मीडिया का, और इसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लू 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 जो दिखाई दे रहे हैं वो इलास्टिक फाइबर्स है, वो बहुत ज्यादा है। जो मसल्स के अंदर जाने वाली है उसमें आप देखेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना कंपैरेटिवली थोड़ा मोटी हो गई है, मोटी है। ट्यूनिका मीडिया जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा पतला हो गई है, और ट्यूनिका इंटीमा जो है वो उसी साइज में है लेकिन वो भी उबड़ खाबड़ चल रही है। और जो कुछ अमाउंट ऑफ इलास्टिक फाइबर जो है वो ट्यूनिका इंटीमा में भी है इलास्टिक आर्टरी के अंदर, लेकिन जो मस्कुलर है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग जो देख रहे हैं एट्रियोल्स, जो कि और पतली लेयर है जो कि बिल्कुल अंदर तक जाने वाली है, उसमें आप देखोगे ट्यूनिका एक्सटर्ना एकदम पतला है, ट्यूनिका मीडिया फुल मोटा है, और ट्यूनिका इंटीमा जो है उसके अंदर और ज्यादा उबड़ खाबड़नेस आ गई है। और जो आप ट्यूनिका मीडिया देखते हो उसके अंदर इलास्टिक फाइबर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ चेंज करने वाली चीजें हैं, जहां से न्यूक्लियस और जो चीजें हैं वो चेंज कर पाएंगी ब्लड लेवल को। अब हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज का क्या काम है, कैपिलरीज क्यों इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स एंड डायमीटर लेस देन 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर अगर वर्ड आ जाता है इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है, और 10 माइक्रोमीटर मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे डायमीटर की जो चीज है वो आपकी कैपिलरीज है। कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम एंड अ स्पार्स बेसल लैमिना। लैमिना और एपिथेलियम की बहुत ही स्मॉल और एक सिंगल लेयर की बनी हुई होती है। ओनली वेसल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज प्रेसेस। ये जो वेसल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज का काम करवाती हैं, इनको प्रेशर वरेशर से कोई मतलब नहीं है। Many possesses the parasites associated with the epithelium to help to stabilize the layer. इनके अंदर एक चीज है पैरासाइट्स जो कि प्रेजेंट रहते हैं, इनके साथ में एसोसिएटेड रहते हैं, और वो एसोसिएटेड इसलिए रहते हैं ताकि ये अपने आप को स्टेबलाइज रख सके, मतलब जिस जगह पर है उसी जगह पर अपने आप को बनाए रखें और एफिशिएंटली काम करते रह सके। ये इतना ही काम है कैपिलरीज का।
अब आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज भी एक ही सिंगल टाइप की नहीं रहती हैं, कई टाइप की रहती हैं। देर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ कैपिलरीज, कॉन्टिन्यूस, फेनिस्ट्रेटेड एंड साइनोसॉइड। ये तीन टाइप की कैपिलरीज रहती हैं जो कि ब्लड को ट्रांसमिशन या ब्लड में एक्सचेंज करवाती रहती है। अब इसमें आप तीनों के अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस देख सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूस टाइप की वेसल है, कैपिलरी है, उसके अंदर इनर जो इंटरसेलुलर क्लैफ्ट बना रह सकता है, एंडोथेलियल लेयर बनी रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इजीली और अच्छी बनी रहती है, इन सब से उसका ट्रांसमिशन इजी रहता है। फेनेस्ट्रेटेड रहती है, इसके अंदर फेनस या फिर एक जो राउंड शेप में है और दूसरा फेनल शेप के अंदर फेनेस्ट्रेटेड बनी रहती है, और इसमें भी आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है नॉर्मल अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप साइनोसॉइड देखते हैं, साइनोसॉइड का मतलब है उबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे घूमती हुई चलती है, इसके अंदर इंटरसेलुलर गैप बना रहता है और इनकम्प्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, मतलब जो मेम्ब्रेन है इसकी वो पूरी तरीके से बनी हुई नहीं रहती है, कहीं कहीं से बनी, कहीं कहीं से बिना बनी हुई रहती है। अब आप देख रहे हैं कैपिलरी ब्लड, जो बेड, जो जहां पर बेड मतलब कि जिस सरफेस के ऊपर आके उनको एक्सचेंज होना, मतलब ये कि कोई बाहर वाले रूम से आया, कोई अंदर वाले रूम से आया, सब आके एक बेड पे मिले, और मिलने के बाद सबने आपस में बातचीत करी तो अच्छी वाली बातें एक तरफ आ गई, गंदी वाली बातें एक तरफ आ गई। अब किसी एक जगह पर एक सरफेस पे तो उनको आके बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, तभी वो एक्सचेंज हो सकते हैं कि अच्छे वाले एक तरफ होंगे, बुरे वाले एक तरफ हो जाएंगे। तो ये जो जगह थी ये थी कैपिलरी बेड, इसको कैपिलरी बेड बोलते हैं। यहाँ पर जो था वो गंदे वाली मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके आपस में बैठे एक साथ, और बैठने के बाद में इन दोस्त सबने डिसाइड करा कि अच्छे लोग एक तरफ हो गए, बुरे लोग एक तरफ हो गए। आप लोग इस डायग्राम को जूम करके भी देख सकते हैं। इन अ कैपिलरी बेड द एट्रियोल्स गिव राइज टू द metrioles and the precapillary sphincter located at the junction of the metrioles with a capillary regulate blood flow, and a through fair channel connect the metrioles to a venules and the atriovenous anastomosis which directly connect the atriole with the venous is shown in the bottom। आप नीचे और ऊपर दोनों की तरफ एक डायग्राम देखेंगे, एक के अंदर जो है एट्रियोल दिखाया गया है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर दिखाया गया है, और तीसरी चीज जो दिखाई गई है वो मेटाट्रियोल्स, यानी कि जो कि सर्व एज अ वैस्कुलर शंट व्हेन प्री कैपिलरी स्फिंक्टर आर क्लोज। अगर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्लोज रहते हैं उस टाइम में ये फंक्शन करता है और ब्लड को लेकर आता है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कैपिलरीज वेन्यूल्स और थ्रू फेयर चैनल है जहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है, और ये सारी चीजें कैपिलरी बेड के अंदर, यानी कि जहां पर मेजर साइड ऑफ कैपिलरीज ही कैपिलरीज भरी हुई हैं वहां पे आके मिलते हैं और अपने आप को एक्सचेंज करते हैं। नीचे आप देख रहे हैं एंट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस, जहां पर ये लोग एनास्टोमोसिस मतलब जहां पर ये लोग आपस में इस तरीके से मिल गए और मिलने के बाद में इनमें एक्सचेंज होना शुरू हो गया, जो लेवल जहां पर जाना था वो चला गया और सेट होके एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड बन के दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड बन गया। ये काम है कैपिलरी बेड का, यानी कि यहाँ पर आके सब लोग अपने आप में एक्सचेंज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन्स। अब वेन्स का क्या मामला है, वेन्स क्यों जरूरी है? लो प्रेशर वेसल्स, यहाँ पर कम प्रेशर की वेसल्स जो है वो काम करती हैं। पॉजेस वाल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो, जो वेंट्रिकल वेन्स रहती हैं उनके पास में जो ब्लड होता है वो कम प्रेशर का होता है, और कम प्रेशर का होने की वजह से, जैसे अगर ज्यादा प्रेशर से हम पानी की पाइप से डालेंगे तो पानी जो है आगे ही आगे जाएगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल छोड़ देंगे प्रेशर को और बिल्कुल ढीला रखेंगे तो पानी पीछे भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। इस पीछे जाने वाले ब्लड को या पानी को रोकने के लिए इसमें वाल्व्स बने रहते हैं। इसके अंदर थिक ट्यूनिका एक्सटर्ना और थिनर ट्यूनिका मीडिया, जो मीडियम लेयर है वो पतली रहती है इंस्टेड ऑफ आउटर लेयर के। नो एक्सचेंज, जनरली ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर ज्यादातर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसमिशन रहता है, एंड आर ब्लू ऑन मॉडल, और जो ब्लू कलर से इस डायग्राम में और सब जगह पे शो रहती है। कंपैरिजन ऑफ वेन्स एंड वेन्यूल्स,
जैसे हमने आर्टरीज और एट्रियोल्स के अंदर कंपैरिजन देखा था, वैसे ही हम लार्ज वेसल जो वेन्स हैं उनमें और वेन्यूल्स जो इसकी आगे चलकर बनने वाली जो स्ट्रक्चर्स है उनमें क्या डिफरेंस है ये देखें। कंपैरिजन ऑफ वेन्स एंड वेन्यूल्स, मैनी वेन्स हैव valves to prevent the backflow of the blood whereas venules do not। जो बड़ी बड़ी वेन्स हैं उनके पास में वेल्व्स बने रहते हैं ताकि वो बैकफ्लो को रोक सके, लेकिन वेन्यूल्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। In terms of scale, the diameter of a venules is measured in the micrometer। मतलब माइक्रोमीटर यानी बहुत ही छोटी अमाउंट के अंदर उनका मेजरमेंट रहता है वेन्यूल्स का, कंपेयर टू द मिलीमीटर ऑफ द वेन्स, जबकि जो वेन्स है उनका मिलीमीटर में रहता है। मिलीमीटर तो फिर भी समझ में आता है, माइक्रोमीटर अगर चला जाता है तो हम लोगों की तो मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल पे चला जाता है। अब आप लोग इसमें डिफरेंस देखिएगा, लार्ज वेन, मीडियम साइज वेन और वेन्यूल्स, मतलब सबसे बड़ी वेन, फिर उससे छोटी वेन, फिर सबसे छोटी वेन। लार्ज वेन्स के अंदर आप देखेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो सबसे बड़ा है, ट्यूनिका मीडिया पतला है, ट्यूनिका इंटीमा जो है वो और पतला है। स्मूथ मसल सेल्स है जो वो ज्यादातर ट्यूनिका एक्सटर्ना में है, वैसा वेसोरम है वो भी ट्यूनिका एक्सटर्ना में है, और नेवी वेसोरम है वो भी ट्यूनिका एक्सटर्ना में है, और गोल गोल आपको शो हो रही है। मीडियम साइज के अंदर जैसे ही आप आए आपने देखा कि ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो थोड़ा पतला हो गया है और मीडिया जो है वो उसी साइज का है, लेकिन जो ट्यूनिका इंटरना है वो थोड़ा और पतला हो गया है, और इसके अंदर वेल्व्स जो है वो क्लोज हो गए हैं, यानी कि क्लोज वॉल्व हो गए, मतलब ये आगे की तरफ ही ब्लड को नहीं जाने दे रही। तीसरा है वेन्यूल्स जो मतलब सबसे पतली अमाउंट है उसके पास में है, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो बिल्कुल पतला है, ट्यूनिका मीडिया एकदम पतली एकदम फाइन लेयर सी हो गई है, और ट्यूनिका इंटीमा थोड़ा मोटा है और थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। ये डिफरेंस है आपके वेन्यूल्स के अंदर, जो कि वेन्स और वेन्यूल्स में आपको डिफाइन करते हैं। अब आप लोग एक कंडीशन देखते हैं, वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन्स आर कॉमनली फाउंड इन द लोअर लिम्ब, ज्यादातर ये घुटने के बाद वाले पैर में मिलती है। अब वेरिकोज वेन जो होती है उसमें क्या होता है, आपका जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कैरी करने वाली जो वेन्स है वो बॉडी के अंदर ऊपर साफ साफ दिखाई देती है। जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे की पलक के ऊपर देखोगे तो रेड कलर की जो कैपिलरीज है, एट्रियोल है, वो उस पे दिखाई देती है पलक पे, या फिर जब वो कभी हंसते हैं तो उनके गाल पे दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर उस टाइम में इतनी ज्यादा टिश्यू फॉर्मेशन नहीं रहती है, तो वो ऊपर की तरफ दिखाई देती है, दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर पैरों के अंदर आपको वेन्स जो है वो नीली नीली वेन्स आपको ऊपर की तरफ बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिखाई देना शुरू कर देती है, ये एक मेडिकल कंडीशन है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन के अंदर जो आपका ब्लड फ्लो रहता है वो हार्ट से अच्छे से, मतलब एक जितनी अमाउंट में जाना चाहिए उतनी अमाउंट में फ्लो में नहीं चला जा पाता, इसलिए ब्लड वेसल्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, और कम होने के बाद में वो प्रोमिनेंटली बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर शो होना शुरू हो जाती है पैरों के अंदर, और जिससे आपका जो हार्ट है उसकी पंपिंग की प्रोसेस में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो ये कंडीशंस आपको कई लोगों में मिल जाती है वेरिकोज वेन की, जिसके तो मैम इसका इलाज क्या है? जिसके ट्रीटमेंट के लिए आपको स्पेशल टाइप ऑफ बैंड या फिर नी कैप जैसी चीजें आपको पहननी पड़ती हैं, जो आपके प्रेशर को मेंटेन करती है पैर के। दूसरा, आपको स्लीपिंग टाइम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी रहती है कि हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आए, तो आपको 2 पिलो या 3 पिलो लगाकर फिर सोने को बोलते हैं कि पैरों के नीचे आप पिलो लगा के सोइए, ताकि जो फ्लो है ब्लड का वो हार्ट की तरफ जाता रहे और बना रहे। और हार्ट जैसे अगर आप पैर, उसमें आपको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि पैर लटका कर नहीं बैठना है, क्योंकि वो हाँ। फ्लो की कनेक्टिविटी खराब कर रहे हैं, इसलिए उनको पैर लटका के नहीं बैठना है, ऐसा प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, जिससे आप इन चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं वेरिकोज वेन। ठीक है। ओके मैम। अब है हमारे पास में वेन्स आर ब्लड रिजर्वियर, कि वेन्स का क्या फंक्शन है, वो ब्लड के लिए क्या ऐसा काम कर रही हैं जो कि दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। वेन्स आर द ब्लड रिजर्वियर जिसके अंदर टोटल सर्कुलेशन वॉल्यूम और वेनस वॉल्यूम दोनों में डिफरेंस दिया जा रहा है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आपका 84% ऑफ द ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में 9% ऑफ द ब्लड ट्रेवल करता है, और हार्ट के पास में एट अ टाइम 7% ऑफ ब्लड रहता है।
अगर हम लोग ब्लड के ट्रांसमिशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करें तो कौन कितना काम कर रहा है, सिस्टेमिक सबसे ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर चला था, पूरी बॉडी में उसने ट्रेवल करवाया। उसके पास में सबसे ज्यादा ब्लड था 84%। उसके बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो ब्लड हार्ट ने लंग्स तक भेजा, उसमें 9% ऑफ हार्ट ब्लड का यूज हुआ, और 7% वो जो ब्लड एट अ टाइम हार्ट के अंदर एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर रहता है। अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सिस्टेमिक वेन्स के अंदर, जो कि वेन्स है उनके अंदर ट्रेवलिंग करने वाला, मतलब जो सिस्टम के अंदर चलने वाला है, उसमें लार्ज वेन्स के अंदर 18% ब्लड रहता है। लार्ज वेनस नेटवर्क जैसे कि लीवर, मैरो और टेगुमेंटम के अंदर रहता है वो 21% रहता है। वेन्यूल्स एंड मीडियम साइज वेन्स के अंदर 25%, और सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर 13% रहता है। एट्रियोल्स के अंदर 2%, मस्कुलर एट्रियोल्स आर्टरीज के पास में 5%, इलास्टिक आर्टरीज के पास 4%, और एओर्टा के अंदर 2%, और सिस्टेमिक कैपिलरीज के अंदर 7%। ये डिफरेंस है। ये ऐसा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आर्टरीज के पास में फुल प्रेशर से ब्लड जा रहा होता है, तो वो स्पीड से जा रहा होता है और वो जल्दी जल्दी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो वेन से कलेक्ट होकर आता है। तो वेन्स के पास में प्रेशर कम है तो वो स्पीड कम 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 से चलेगा, तो उसके पास में अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो ज्यादा ज्यादा आती रहेगी। पल्मोनरी सिस्टम के अंदर पल्मोनरी वेन में 4% रहता है, पल्मोनरी कैपिलरी में 2%, और पल्मोनरी आर्टरीज में 3% रहता है। ये सारा इसका ट्रेवलिंग है। इसमें टोटल सर्कुलेशन वॉल्यूम आपको देखी हुई है, वेनस के अंदर छोटी है और सर्कुलेशन वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा है, मतलब हार्ट के अंदर बहुत कम ब्लड रहता है, बाकी सारा सर्कुलेशन फेज में रहता है। इसमें डायग्राम में आपने दोनों तरफ के अंदर तो वेनस वॉल्यूम और दोनों चीजें देख ली हैं। आगे हमारे पास में है बेसिक कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। इनमें जो बेसिक कंपैरिजन है वो देख रहे हैं हम। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो की कौन सी डायरेक्शन है आर्टरीज के अंदर, कलेक्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड दूर लेके जाता है। वेन्स का काम है कंडक्ट ब्लड टुवर्ड द हार्ट। जनरल अपीयरेंस जो है वो राउंडेड है, उसकी इरेगुलर है। प्रेशर आर्टरीज में हाई है, वेन्स में लो है। वॉल थिकनेस हाई है आर्टरीज में, वेन्स में कम है। रिलेटिव ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हायर है सिस्टेमिक आर्टरीज में, लोअर है पल्मोनरी आर्टरीज में, और वेन्स में लोअर है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सिस्टेमिक वेन्स में, और हायर है पल्मोनरी वेन्स में। और वेल्व्स अगर देखा जाए आर्टरीज के अंदर कोई वेल्व्स नहीं रहते हैं, लेकिन वेन्स के अंदर वॉल्व्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट मोस्ट कॉमनली इन द लिम्स, हाथों पैरों में, एंड वेन्स इंटीरियर टू द हार्ट, जो कि हार्ट के पीछे की तरफ रहती हैं, उनमें ज्यादातर वेल्व्स रहते हैं, बाकी वेन्यूल्स में वेल्व्स नहीं रहते। आगे है हमारा कैपिलरी एक्सचेंज। कैपिलरी एक्सचेंज हम लोग देख चुके हैं कैपिलरी ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर। उसके बाद में हमारे को इसको आगे जैसे मॉडिफाइड चीज है या फिर इसको और ज्यादा डीपली अगर देखना है तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन, नो फिल्ट्रेशन, कोई भी मूवमेंट नहीं होना, और रीअब्जॉर्प्शन कैसे चलता है। इसमें आप देखते हैं कैपिलरी एक्सचेंज के अंदर नेट फिल्ट्रेशन अकर नियर द arteries end of the capillary, since capillary hydrostatic pressure is greater than the blood colloidal and osmotic pressure, and there is no net movement of the blood near the midpoint, since the CHP and BCOP are equal, and net reabsorption occur near the venous and since the BCOP is greater than the CHP। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों के प्रेशर के अंदर डिफरेंस मेजर किया, और जब जब डिफरेंस मेजर के अंदर डिफरेंस पाया गया हमारे पास में चेंजेस आए। सबसे पहले आप फिल्ट्रेशन के अंदर देखेंगे। अब आप फिल्ट्रेशन में देख रहे हैं फ्लूइड एग्जिट कैपिलरी, जो फ्लूइड है वो कैपिलरी से बाहर आया। सिंस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था 35 mmHg था, इज ग्रेटर देन द ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर था कोलाइडल का वो 25 था, तो प्रेशर का मूवमेंट कहाँ से आएगा, 10 mmHg का मूवमेंट आएगा कि वो बाहर की तरफ आएगा। दूसरी कंडीशन के अंदर
जहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, नो नेट मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड सिंस कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 25 mmHg एंड ब्लड कोलॉइडल ऑस्मेटिक प्रेशर भी 25 mmHg है। इससे पहले 35 था, फिर वो उसमें 10 का डिफरेंस आया तो वो उधर मूव कर गया। अब इधर भी 25 हो गया और इधर भी 25 हो गया, दोनों में 25 mmHg हुआ तो उनको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी और वो वहां पर नॉर्मल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तीसरे कंडीशन के अंदर फ्लूइड री एंटर द कैपिलरी सिंस द कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज 18 mmHg इज लेस देन द ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 25 mmHg। जैसे ही वेन्स के पास आई और प्रेशर का अंदर जो चेंज आया तो उसमें जो ब्लड कैपिलरीज का पहले 35 था वो न्यूट्रल होके 25 हुआ और फिर वो कम होता चला गया क्योंकि उसका ऑक्सीजन जो था वो बाहर चला गया और वो 18 हो गया। जैसे ही वो 18 हो गया तो ऊपर का प्रेशर बढ़ गया था और बढ़ने के बाद पे उस प्रेशर ने वहां पे आना शुरू कर दिया और वो डीऑक्सीजनेटेड तो उसके साथ में CO2 चिपकना शुरू हो गई। ये इस वजह से वहां पर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज हो गया। ये काम कहाँ है, कैपिलरी बेड पे बना हुआ काम है कि कैसे उसने प्रेशर के साथ में अपने आप को एक्सचेंज किया और जो O2 का ब्लड था वो एक तरफ हुआ, CO2 का ब्लड था वो एक तरफ हुआ और जहां पर एक्सचेंज हुआ वो वॉयलेट कलर का एक तरफ हुआ। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, कि हार्ट के अंदर किस तरीके से कंडक्शन बनता है, कैसे कैसे वो हार्ट जो है हार्ट अपने अंदर ब्लड को लेता है और फिर उसको पंप आउट करता है, कौन सी स्ट्रक्चर उसको हेल्प आउट करती है उस ब्लड को आगे की तरफ भेजने के लिए और उसको प्रोसेस में लाने के लिए।